भारत में हाल में ही चिल्ड्रंस डे था, जिसको 1964 में 20 नवंबर से शिफ्ट करके 14 नवंबर को नेहरू जी के जन्मदिन पर डाल दिया गया था। अब ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि नेहरू जी को बच्चों के बजाय बच्चे बनाने की प्रोसेस में ज्यादा इंटरेस्ट था। तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन जोक्स असाइड, मैंने सोचा कि अब नेहरू जी का बर्थडे था, चिल्ड्रंस डे था, तो ये एक अच्छा मौका है नेहरू जी की लेगेसी को और नेहरू जी की अनटोल्ड स्टोरी को डिस्कस करने के लिए। देखिए, जिस तरह से लव स्टोरी 2050 कैसे साई-फाई फिल्म नहीं बनानी चाहिए, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं उसी तरह से जवाहरलाल नेहरू जी का जो प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर था भारत में, वो गुड इंटेंशंस लेकिन हॉरिबल एग्जीक्यूशन का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो आइए आज मैं और आप मिलकर नेहरू जी की अनटोल्ड लेगेसी को एग्जामिन करते हैं। और आज की कुकू एफएम ऑडियो बुक रिकमेंडेशन जानने के लिए आज का वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो देखिए, नेहरू जी जो है वो बहुत मायनों में ब्रिटिश गवर्नमेंट और मकौले का जो प्लान था इंडिया के लिए, उस प्लान के सक्सेस का प्रतीक है। मकौले चाहता था कि इंडियंस का एक ऐसा क्लास क्रिएट हो जो शक्ल से तो भारतीय लगते हैं लेकिन एटीट्यूड और कल्चर से अंग्रेज हैं। विजय मामा, हाय, इट्स ऋषि, हाउ आर यू? और नेहरू जी मजाक में ही सही लेकिन खुद को भी वैसा ही मानते थे। इनफैक्ट एक बार उन्होंने अपने आप को भारत पर राज करने वाला आखिरी अंग्रेज की तरह डिस्क्राइब किया था। लेकिन उसके बावजूद नेहरू जी की जो लेगेसी है वो एक्चुअली काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो कांग्रेस पार्टी को नहीं पसंद करते, वो ये मानते हैं कि नेहरू जी जो है वो हमेशा एंटी हिंदू थे। लेकिन सच्चाई ये है कि नेहरू जी भारत की सिविलाइजेशनल धरोहर के बारे में जानते थे। उन्होंने 1948 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पार्टीशन के कुछ महीनों बाद ही एक स्पीच दी थी, जिस स्पीच में उन्होंने पार्टीशन के घाव को भरने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि इस घाव को भरने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम सब रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन हमारे देश की सिविलाइजेशनल धरोहर में गौरव फील करें। यही धरोहर है जो हम सबको एक धागे में पिरो कर रखता है। और दुख की बात यह है कि उन्होंने इतनी अच्छे से इस सिविलाइजेशनल धरोहर की बात की है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस धरोहर का इस्तेमाल नहीं किया भारत को एकजुट करने में। अपनी खुद की फैमिली में वो पर्शियन का इस्तेमाल करते थे। इनफैक्ट उनकी मैरिज इन्विटेशन भी पर्शियन में छापी गई थी। और वो मानते थे कि जो एनलाइटनमेंट वैल्यूज हैं, सेक्युलरिज्म है और रैशनैलिटी है, ये भारत को यूरोप से देन में मिली है। और इसलिए भारत को अपनी हिस्ट्री, अपनी कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन से नहीं सीखना चाहिए, बल्कि इन वेस्टर्न वैल्यूज से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। मैं वचन देता हूँ। Please speak English, Dylan. मैं वचन देता हूँ। नेहरू जी शायद ये भूल गए कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को अंधाधुंध कॉपी करना हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता। नेहरू जी ने यूरोपियन सेक्युलरिज्म को इंडिया पर थोपने में यह गलती की कि यूरोपियन सेक्युलरिज्म जो था वो क्रिश्चियन चर्च के डोमिनेशन और मोनोपोली के खिलाफ उभर कर आया था। भारतीय सिविलाइजेशन हमेशा से पंथ निरपेक्षता और म्यूचुअल रिस्पेक्ट में विश्वास करता हुआ आया है, इसलिए भारतीय सोसाइटी हजारों सालों से सेक्युलर रही है। भारत ने कभी भी अपने धर्म के नाम पर कोई जिहाद या क्रूसेड नहीं लड़ा है। इसके बावजूद के सदियों से भारत में कई रिलीजियस ग्रुप्स रहते हुए आ रहे हैं और सैकड़ों संप्रदाय रहते हुए आ रहे हैं। तो भारत जैसे देश को सेक्युलरिज्म की कोचिंग देना अरविंद केजरीवाल को यू टर्न की कोचिंग देने के बराबर है। अरे भाई, पुराने चैंपियन हैं। नमस्कार, अंदर आ सकता हूँ? नहीं। और यूरोपियन सेक्युलरिज्म को भारत पर चेपने की कोशिश में नेहरू जी ने एक और बड़ी गलती ये की कि एक तरफ तो वो भारतीय सिविलाइजेशन का इस्तेमाल करना चाहते थे सारे भारतीयों को एकजुट करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ सेक्युलरिज्म के नाम पर उन्होंने गवर्नमेंट को सोमनाथ मंदिर के इनॉग्रेशन में इन्वॉल्व होने से रोका। अगर सभी भारतीयों की सिविलाइजेशनल धरोहर सेम है, तब तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन सबको सोमनाथ मंदिर के इनॉग्रेशन से खुशी होनी चाहिए। लेकिन नेहरू जी सिविलाइजेशनल धरोहर की बात करने के बावजूद ऐसा नहीं मानते थे। What do you want? It's not that simple. What do you want? तो जिस तरह इंस्टाग्राम और रियल लाइफ की फोटो में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, उसी तरह से नेहरू जी की बात और नेहरू जी के एक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस था। नेहरू जी शायद ये नहीं समझे कि इंडियन सिविलाइजेशन को पब्लिक लाइफ से हटाने की जरूरत नहीं है। हम पंथ निरपेक्ष भी हो सकते हैं, लेकिन भारतीय सिविलाइजेशन को फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स का दर्जा भी दे सकते हैं। इनफैक्ट कई यूरोपियन कंट्रीज जिसके सेक्युलरिज्म को नेहरू जी इंडिया में चेपने की कोशिश कर रहे थे, वो भी अपने देश में सेक्युलरिज्म फॉलो करते हैं, सारे धर्मों को बराबर की ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन अपने खुद के धर्म को फर्स्ट अमंग इक्वल्स का दर्जा देते हैं। तो एक तरफ तो उन्होंने मुसलमानों को और दूसरी माइनॉरिटीज को भारतीय सिविलाइजेशन में बिल्कुल भी इंटीग्रेट करने की कोशिश नहीं की। और सोने पे सुहागा का उल्टा क्या होता है यार? फोड़े में कांटा। और फोड़े में कांटा उन्होंने ये डाला कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए उन्होंने मौलाना अबुल कलाम को सिलेक्ट किया, जिन्होंने इस्लामिक घुसपैठियों के सारे जुर्म यानी उनकी लूट,
मारकाट, मंदिरों की तोड़फोड़, जजिया टैक्स, फोर्स्ड कन्वर्जन्स, हिंदू औरतों को हरम में डालना, लाइब्रेरीज को जलाना, इन सारे जुर्मों को व्हाइट वॉश किया और वहां से 70 साल तक करोड़ों बच्चों को फर्जी गंगा जमुनी तहजीब की कॉन्सेप्ट पढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। इसीलिए तो अमेरिका का बॉस्टन यूनिवर्सिटी शिवाजी द मैनेजमेंट गुरु का कोर्स पढ़ाता है और हमारे यहाँ उसको हिंदुत्व प्रोपेगेंडा बोला जाता है। ऐसे भरेंगे हम पार्टीशन के घाव। एक तरह से अच्छा हुआ कि नेहरू जी पॉलिटिक्स में चले गए, डॉक्टर नहीं बने। डॉक्टर बने होते और अगर उनके पेशेंट को गोली लगी होती तो बेसिकली पेशेंट को बोलते कि भैया एक काम करो, 70 साल तक इस घाव को इग्नोर करो, अपने आप भर जाएगा। और एग्जांपल्स देखिए गुड इंटेंशंस और बैड एग्जीक्यूशन के कि नेहरू जी हमारे देश को पूरी तरह से सेक्युलर बनाना चाहते थे, लेकिन नेहरू जी के राज में सारे हिंदू कानूनों में दखलंदाजी की गई। हिंदू मैरिज एक्ट लाकर, हिंदू सक्सेशन एक्ट लाकर, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट लाकर और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट लाकर। ये सारी दखलंदाजी प्रोग्रेस और रिफॉर्म के नाम पर की गई थी। लेकिन प्रोग्रेस और रिफॉर्म की इतनी बात करने के बावजूद नेहरू जी के राज में जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनके कानूनों में कोई दखलंदाजी नहीं हुई। उनकी सोसाइटी फिर भी उनके पर्सनल लॉज के हिसाब से चलती रही, जिसमें ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला और उनके बैकवर्ड सक्सेशन कानून थे, जिसकी वजह से शाह बानो जैसी हजारों मुस्लिम औरतों की जिंदगियां बर्बाद हुई। और हजारों मुस्लिम औरतों की जिंदगियां बर्बाद होने के बावजूद नेहरू जी ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज किया, ये बोल के कि मुस्लिम सोसाइटी अभी तैयार नहीं है रिफॉर्म के लिए। अरे क्या तैयार होना है सर? नहाना है उनको, बाल कटवाने उनको। और यही गुड इंटेंशंस लेकिन हॉरिबल एग्जीक्यूशन हमने नेहरू जी की इंटरनेशनल पॉलिसीज में भी देखा है। नेहरू जी ने एक बार फेमसली कहा था कि उनको लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद, मुझे नहीं अच्छे लगते लड़ाई झगड़े। और इसलिए जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक किया, इंडियन आर्मी के पास ये कैपेबिलिटी थी कि पाकिस्तानी आर्मी को हराकर पूरा का पूरा कश्मीर वापस ले ले, लेकिन नेहरू जी ने सीज फायर करवा के कश्मीर को एक इंटरनेशनल इशू बनवा दिया। हाँ, ये कर लो पहले। तो एक हफ्ते या एक महीने की मारपीट से बचने के लिए नेहरू जी ने बेसिकली कश्मीर में 70 साल तक मारकाट करवा दी। वो तो भगवान का शुक्र है कि हमारे देश में सरदार पटेल थे होम मिनिस्टर, जिन्होंने जूनागढ़ और हैदराबाद की सिचुएशन सॉल्व कर दी, वरना इंडिया में उतने कश्मीर होते जितना लालू जी की औलादे हैं। अमेरिका ने 1950s में इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट ऑफर की थी, लेकिन नेहरू जी ने बोला हमको नहीं चाहिए, चाइना को दे दो। यूएसए और यूएसएसआर ऑपोजिट कैंप्स में थे, फिर भी दोनों चाहते थे कि भारत एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। 1950 में और शायद यूएस ने किया था, 1955 में यूएस और यूएसएसआर दोनों ने किया था, लेकिन हमारे महान प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने फॉर वट एवर रीजन मना किया, इनकार किया। उन्होंने कहा कि प्लीज चाइना को पहले दीजिए, चाइना को पहले बिठाइए, फिर हमें हमारी बात करें। अरे यूएनएससी की सीट है चाचा जी, कोई मंदिर का प्रसाद थोड़ी है कि दूसरों को बांटे जा रहे हो। तेरा यार हूँ मैं। तो हमने चाइना को इतनी रिस्पेक्ट दिखाने की कोशिश की और चाइना ने क्या किया, 1962 का युद्ध किया और अक्साई चीन भी ले लिया। लेकिन उसके लिए हम चाइना को ब्लेम कैसे करें यार? अगर आप अपनी गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए अफगानिस्तान जाते हो और वहां पर तालिबान आपको गोली मार देता है, तो आप तालिबान को ब्लेम करोगे या अपने आप को ब्लेम करोगे? उसी तरह से अगर आप चाइना को ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे तो उसके लिए चाइना को ब्लेम करें या आपको ब्लेम करें? अक्सर नेहरू जी की नॉन अलाइंड पॉलिसी की तारीफ की जाती है, लेकिन नेहरू जी की नॉन अलाइंड पॉलिसी में वो क्लैरिटी और वो पर्पस नहीं था जो आज की इंडियन फॉरेन पॉलिसी में है। एक ऐसे समय पर जब अमेरिका हमको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप देना चाहता था, यहां तक कि एक न्यूक्लियर डिवाइस डेवलप करने में हमारी मदद करना चाहता था, जिससे कि हमें चाइना से युद्ध में मदद होती और 1965 में शायद पाकिस्तान के साथ युद्ध भी नहीं होता। लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया क्योंकि उनको हिंसा में इंटरेस्ट नहीं। मुझे नहीं अच्छे लगते लड़ाई झगड़े। अरे भाई, आप प्यास से मर रहे हैं, अमेरिका बोल रहा है कि लो पानी पी लो, और आप बोल रहे हैं कि नहीं हम आपका पानी नहीं पी सकते क्योंकि हम नॉन अलाइंड हैं। कोई सेंस है इस बात की? एक कंट्री का गोल नॉन अलाइनमेंट फॉर द सेक ऑफ नॉन अलाइनमेंट नहीं है। जैसा कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने एक्सप्लेन किया है, एक देश का गोल है अपने देश की और अपने देश की जनता के जो बेस्ट इंटरेस्ट हैं उसको सबसे आगे रखना। उसके लिए चाहे हमें रशिया के साथ पार्टनरशिप करनी पड़े, यूएस के साथ करनी पड़े, ईयू के साथ करनी पड़े, सऊदी अरेबिया के साथ करनी पड़े या इजराइल के साथ करनी पड़े। नेहरू जी ने वही गलती की जो महाराज पृथ्वीराज चौहान ने की थी। उन्होंने सोचा कि हमारा दुश्मन हमारे कानून के हिसाब से लड़ाई करेगा, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान माइनॉरिटी राइट्स पे नहीं मानता, उस तरह से दुश्मन कानून में नहीं मानता। हमारे देश की इकोनॉमी की जिस तरह से ओवर सोशलाइजेशन की गई है, वो भी गुड इंटेंशंस लेकिन हॉरिबल एग्जीक्यूशन का एक एग्जांपल है। मैं समझ सकता हूं कि नेहरू जी हमारे देश की आजादी के बाद
जो वेस्टर्न कॉलोनियल पावर्स हैं उनकी जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उस पे शक करते थे। लेकिन फिर भी हमारे पास एग्जांपल्स थे जापान के, कोरिया के, जिन्होंने कैपिटलिस्ट मॉडल को फॉलो करते हुए इकोनॉमिकली बहुत डेवलप किया और एक समय पर इंडिया से पीछे होने के बावजूद इकोनॉमिकली और पर कैपिटा इनकम में इंडिया को बहुत पीछे भी छोड़ दिया। लेकिन उसके बावजूद नेहरू जी ने सोशलिस्ट मॉडल चूज किया और कैपिटल इंटेंसिव हैवी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने की कोशिश की एक ऐसे समय पर जब इन्वेस्टेबल कैपिटल हमारे पास मौजूद ही नहीं था। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि लार्ज इंडस्ट्री और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नेशनलाइजेशन की वजह से कंपटीशन खत्म हुआ और मोनोपोलाइजेशन शुरू हो गई और भारत में जो भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप थी वो लाइसेंस राज और कोटा राज में फंस गई, जिस वजह से इंडियन इकोनॉमी का वही हाल हुआ जो इंडियन क्रिकेट टीम का इंग्लैंड के हाथों हुआ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में। लेकिन नेहरू जी एक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर हैं और उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जानना तब और आसान हो जाता है जब इन्हें भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल के एक और महानुभाव के साथ कंपेयर किया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो डिफरेंसेस थी कि कैसे भारत को आजादी दिलानी चाहिए, कैसे अंग्रेजों को भारत से हटाना चाहिए, वो इन दोनों व्यक्तियों की मेंटालिटी को अच्छे से एक्सप्लेन करता है और जवाहरलाल नेहरू जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कई बड़ी पॉलिसीज को भी एक्सप्लेन करता है। और इसलिए आज का वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय कुकू एफएम और आज की कुकू एफएम ऑडियो बुक रिकमेंडेशन है नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइव्स। और शाम शर्मा शो के व्यूअर्स के लिए कुकू एफएम एक स्पेशल ऑफर लेकर आया है क्योंकि आप स्पेशल हैं यार। अगर आप नीचे लिंक पर क्लिक करते हैं, कुकू एफएम का ऐप डाउनलोड करते हैं और कुकू एफएम के ऐप पर जाकर कोड SSS50 अगेन कोड SSS50 का इस्तेमाल करके साइन अप करते हैं तो आपको आपकी मेंबरशिप 399 पर ईयर के बजाय सिर्फ 199 पर ईयर में मिलेगी। और यार देखिए, हम सब और किताबें पढ़ना चाहते हैं और नॉलेज गेन करना चाहते हैं और ऑडियो बुक्स का फायदा यह है कि आप किताबों को कहीं पर भी सुन सकते हैं, किसी भी टाइम सुन सकते हैं, कुछ भी करते समय सुन सकते हैं। तो कुकू एफएम को ज्वाइन करें, नॉलेज गेन करने का सबसे कन्वीनियंट तरीका अपनाएं और किसी भी सिचुएशन में सबसे स्मार्ट गीगा चैट बने। और फिर फाइनली हमारी सोसाइटी में भी अगर आप देखिए तो नेहरू जी के गुड इंटेंशंस लेकिन हॉरिबल एग्जीक्यूशन के एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। नेहरू जी ने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर भारत में फर्स्ट अमेंडमेंट लागू किया और नेहरू जी ने इस फर्स्ट अमेंडमेंट का इस्तेमाल करके किस तरह से सेंसरशिप की है भारतीय सोसाइटी में, उसका ये एग्जांपल देखिए। Poet Majru Sultanpuri was jailed for 1 year for calling Nehru Hitler ka chela. First democratically elected communist government in Kerala was dismissed. Stanley Wupert's book 9 Hours to Rama was banned. The book Chandra Mohini was banned. Audrey Menon's The Ramayana was banned. Campbell's The Heart of India was banned. Koestler's The Lotus and the Robot was banned. Import of any newspaper that undermined friendly relations with foreign states was banned. Frischler's Aisha was banned. Bertrand Russell's Unarmed Victory was banned. Import of any obscene drawing or painting was banned. Mrinal Sen's film Neel Akshar Niche was banned. Menon's Rama Retold was banned. Tony Hagen's book Nepal was banned. The RSS organizer was censored. Its publishers prosecuted. Godse's testimony was banned. Goswami's Runumi was banned. Historian Dharampal was jailed for criticizing Nehru post-Indochina war. Release of 1962 war film Bhool Na Jana was blocked. President Rajendra Prasad's speech was barred from distribution. Harmonium was banned from AIR. Draconian Press Objectionable Act was passed. HT editor Durga Das was fired. His column critical of Nehru discontinued. Congress leaders demanding Nehru's resignation were arrested and jailed. Magazine Crossroads was banned. Hindi film songs were banned from being played on the AIR. Film Nastik was banned. Western pop music was banned from the AIR. People's Theatre Association was banned. Film Ganga Jamuna was blocked. Sarat Chandra Chattopadhyay's play Mahesh was banned. Tagore's play Gora was banned. Balraj Sani's play Jadoo Ki Kursi was banned. Editor Prahlad Keshav Atre was jailed for writing critical article. Film Jugnu was banned. चलिए, कम से कम दादागिरी और सेंसरशिप में तो राइट लेफ्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया नेहरू जी ने। इनफैक्ट सेंसरशिप की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि एक ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट ने कहा कि नेहरू जी एक ऐसे इलेक्टेड लीडर हैं जो एक डिक्टेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो इतनी सारी बड़ी बड़ी गलतियां करने के बावजूद उनको हमारे देश में भारत रत्न अवार्ड किया गया। बताइए, जब मैं स्कूल में था तो हम लोग को फर्स्ट आना पड़ता था निरूलाज में जाके फ्री आइसक्रीम खाने के लिए और यहाँ पर तो आपको कंपार्टमेंट लाने के बाद भारत रत्न मिल जा रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली ये है नेहरू जी की एक अनटोल्ड लेगेसी जिसके बारे में हमको हमारे टेक्स्ट बुक्स में, हमको हमारी मीडिया में, हमारे कल्चर में नहीं सिखाया जाता। तो सवाल ये उठता है कि आज नेहरू जी की क्या लेगेसी है। तो देखिए, नेहरू जी की मेरे हिसाब से 3 मेन लेगेसी है। नेहरूवियन सोशलिज्म,
नेहरूवियन सेक्युलरिज्म और नॉन अलाइन पॉलिसी। अगर आप नेहरूवियन सोशलिज्म को देखिए तो उसको भारत ने पीछे छोड़ दिया है और आज एक मिक्स मॉडल फॉलो कर रहा है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाता है, उसके साथ साथ भारत में गवर्नमेंट हाई लेवल्स ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी करती है। अगर आप नेहरूवियन सेक्युलरिज्म को देखिए तो वो भी पूरी तरह से भारत में एक्सपोज हो चुका है हिंदुत्व और बीजेपी के मेन स्ट्रीम होने के बाद। आज का भारत नेहरू जी के माइनॉरिटी फेवरेटिज्म के मॉडल को छोड़कर एक सिविलाइजेशनल स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। और अगर नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को भी देखें तो उसको भी पीछे छोड़ दिया गया है। आज का भारत एक इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, जहां पर इंडिया उस देश के साथ अलाइन करेगा जिस देश के साथ अलाइन करने पर सबसे पहले इंडिया के और इंडिया के जनता के इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाएगा। तो नेहरू जी की जो 3 बड़ी लेगेसी है वो आज इररिलेवेंट हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद नेहरू जी इररिलेवेंट नहीं है। मैं मानता हूं कि नेहरू जी भारत से प्यार करते थे और भारत की बढ़ोतरी देखना चाहते थे, और इसलिए हमें आज भी नेहरू जी को याद रखना चाहिए, क्योंकि नेहरू जी एक कॉशनरी टेल है कि अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हो लेकिन अगर आपकी एग्जीक्यूशन खराब हो तो देश की कितनी दुर्गति हो सकती है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से नेहरू जी की आज लेगेसी क्या है भारत में, और क्या आपके हिसाब से नेहरू जी की लेगेसी आज इररिलेवेंट हो चुकी है? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। हमारे इस हफ्ते की बुक रिकमेंडेशन आप नीचे दिए गए कुकू एफएम के लिंक पर क्लिक करके कुकू एफएम पर साइन अप करके सुन सकते हैं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दे, एक थम्स अप दे, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आप शाम शर्मा शो का नया मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पर क्लिक करके चेकआउट करें। अगर आप शाम शर्मा शो का मग क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो शाम शर्मा शो के पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके शाम शर्मा शो का मग क्लब भी ज्वाइन करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे, और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।